फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के निष्पादन से में प्रॉपर्टी अटैच होती है तो कैसे होती है और किस सीमा तक होती है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहला तरीका होता है अरेस्ट करने का। उसमें 59 तक के प्रोविजन हमने देखे थे आपको लेकर के, 59, 58, 57, 56, 55 से लेकर के 59 तक के प्रोविजंस अरेस्ट से रिलेटेड थे। तो प्रॉपर्टी को रिकवर करने का, प्रॉपर्टी को जो डिक्री है उसे एग्जीक्यूट करने का, उसका निष्पादन करने का एक तरीका अरेस्ट होता है। दूसरा तरीका होता अटैचमेंट एंड सेल। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट वही है जो अरेस्ट है। अगर कोई पर्सन है, डेटर है, जो पैसा नहीं जमा कर रहा है, उसे डिटेन कर देंगे। दूसरा ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी डिटेन करने का, प्रॉपर्टी को अरेस्ट करने का। तब तक कि कोर्ट के डिटेंशन में रहेगी जब तक आप पैसा जमा नहीं कर देते। तो ये स्थिति बीच की होती है। अगर प्रॉपर्टी अटैचमेंट प्रॉपर्टी का कर लिया जाता है डिक्री के एग्जीक्यूशन में, अगर आप 3 महीने के भीतर पैसा जमा कर देते हैं तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है और अदरवाइज प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। जब प्रॉपर्टी बेच दी जाती है तो उसका जो फ्रूट है, उसका जो रिजल्ट है, जो उसका पैसा मिलता है, वो जो डिक्री होल्डर्स एक है या कई है उनमें बांट दी जाती है और जो पैसा बचता है वो दे दी जाती है जजमेंट डेटर को। सारे एक्सपेंसेस काट लिए जाते हैं, खर्चे वगैरह। इसके बाद अगर डिक्री होल्डर एक है तो उसका पैसा देने के बाद, प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा बचता है वो दे दी जाती डिक्री जो जजमेंट डेटर को। अगर डिक्री होल्डर कई हैं, 2 या 3 हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेटिएबल होता है, प्रोपोर्शनेट हो जाता है जितना उनका बकाया होता है, जिसका प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 73 में। अगर टाइम मिलेगा तो हम आज डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 60 में दिया गया है कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि सारी प्रॉपर्टी जो सेलिएबल है, जो उस प्रॉपर्टी का सेल किया जा सकता है। सेलेबल्स क्या मतलब है? कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती हैं जो गवर्नमेंट बैन लगाती सेल करने के लिए। जैसे मान लीजिए यूपी लैंड रेगुलेशन या यूपी लैंड जमींदारी रेगुलेशन एक्ट 1951 में प्रोविजन था, अभी भी है, कि जो प्रॉपर्टी शेड्यूल कास्ट की होगी वो रिस्ट्रिक्टेड है, बिना डीएम की परमिशन से सेल नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी एक्ट में है कि पार्टिकुलर प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, कोई रिलीजियस एंडाउमेंट है, वो सेल नहीं हो सकती, तो उसे अटैच नहीं कर सकते। अटैचमेंट वही हो सकता है जिस प्रॉपर्टी का सेल किया जा सकता है। और अटैचमेंट चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल है, दोनों तरह के प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है। तो अटैचमेंट मतलब होता है कोर्ट को बंधक हो गया वो, जैसे मॉर्गेज करते हैं आप, तो ऐसे ही कोर्ट को मॉर्गेज हो गया, उसको रिलीज करना पड़ता है जजमेंट डेटर को पैसा दे करके। इसमें सब है, जमीन है, मकान है या अदर तरह की बिल्डिंग्स हैं, लॉज है, कोल्ड स्टोरेज है, कोई सामान है, मनी है। देखिए मनी भी एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। अगर मनी डिक्री है, जैसे चेक हैं, ड्राफ्ट्स हैं, इनका भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, इनको भी अटैच किया सकता है कि ये अटैच्ड है और अगर आप पैसा नहीं जमा करेंगे इनको कैश करके कोर्ट पैसा जजमेंट डेटर को दे देगी। बैंक नोट्स आते हैं, चेक्स आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, हुंडियां आती हैं, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी जैसे एनएससी है, किसान विकास पत्र है, ये सब एफडी है, ये सब बॉन्ड्स जितने हैं, सरकारी बॉन्ड्स हैं, ये सब जो मनी की सिक्योरिटी के लिए जिनको अटैच किया जा सकता है, जिनसे पैसा वसूला जा सकता है, वो सब सिक्योरिटी का पार्ट होती है, वो सब अटैचमेंट का पार्ट होती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। और उनको उनकी जो, जैसे मान लीजिए एफडी है, आपने किया, एनएससी किया, तो एनएससी का जो फेस वैल्यू है वो प्लस जो इंटरेस्ट है, सब कुछ अटैचेबल होता है। अटैच करके और अगर विद इन लिमिटेड पीरियड
स्टिमुलेटरी पीरियड में अगर पैसा नहीं जमा करता जजमेंट डेटर तो उसे बेच करके पैसा दे दिया जाता है क्रेडिटर को, मतलब जजमेंट जो डिक्री होल्डर है उसको दे दिया जाता है, सारा बेनिफिट्स वगैरह उसका होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जितना सिक्योरिटी दी गई है अटैचमेंट के लिए, मैंने कहा लगभग सभी होती है जो मैंने गिनाया आपको लेकर के, या और कोई प्रॉपर्टी हो जो इसमें गिनाया नहीं भी गया है, अगर सेल हो सकती है तो उसकी भी अटैचमेंट हो सकता है। अब यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना यह है कि जितना नाम दिया गया है, जितनी सिक्योरिटीज का, जैसे लैंड है, हुंडी है, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, उसी तरह से उससे कहीं ज्यादा आप देखेंगे एक्सेप्शंस हैं। दिया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, तो काफी कुछ ऐसी है प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए आजकल आर्टिकल 21 का टाइम है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए 14 में। तो जो जितना हमारे लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए, चाहे वो हमारी तनख्वाह हो, चाहे हमारा जीपीएफ हो, चाहे वो हमारा डीएनएस अलावेंस हो, हाउस रेंट हो, क्योंकि वो हम हमारे पेट भरने के लिए जरूरी है, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, इसलिए जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर किसान है, अब किसान का अगर आप फावड़ा छीन लेंगे या उसका कुदाल छीन लेंगे तो कैसे खेती करेगा वो, अगर पंपिंग स्टैंड उसका अटैच कर ले तो पानी सिंचाई कैसे करेगा वो, तो पैसा कैसे भरेगा। इन सब चीजों को दिमाग में रख करके कुछ चीजें एग्जाम की गई हैं। जैसे मान लिया फसल है, अब फसल खेत में लगा हुआ है, तो अगर खेत में लगा फसल आप अटैच करेंगे या सेल करेंगे तो नुकसान होगा, उसको पेट भरने के लिए जरूरी होता है जो खेती करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो सेक्शन 60 में एक्सेप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सी चीजें अपवाद हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहला अपवाद दिया गया है जो कपड़ा पहने हुए है वो, या जो कपड़ा पहनेगा खूंटी पे टंगा हुआ कपड़ा है, जो पहनता है उसको आप नहीं अटैच कर सकते हैं। जिसमें खाना बनाया जाता है, बर्तन है, कुकर है, गैस है, इसको अटैच नहीं कर सकते आप। जिस बिस्तर पर सोता है या जिस पर जो उसका बेडिंग है उसको अटैच नहीं कर सकते हैं। उसका ही नहीं बल्कि उसके वाइफ और चिल्ड्रन का भी, बच्चों का भी, वाइफ का भी, उसका भी, क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी के लिए जरूरी होता है। या दूसरी चीज जैसे अब गहने हैं, ऐसे गहने जो त्योहार पर पहनती, जैसे करवा चौथ है, उसमें चाहे माथ बिंदी हो और मंगलसूत्र तो आप अटैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि शादी से जुड़ा हुआ वो एक आइटम होता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे सामान जो मूवेबल भी हैं, जो रिलेटेड टू रिलीजन है, पर्सनल ओकेजन पर यूज होता है, या जो मैरिज का सिंबल है, जैसे पिक्चर में आप देखते हो कि दारूबाज हस्बैंड पत्नी से कहता है गहना दे दो, तो वो माथ बेटी अपनी जो मंगलसूत्र नहीं देती या माथ की बिंदी नहीं देती, कहती नहीं ये हमारे शादी का पहचान है, सिंबल, इसको नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीजें, जो पहला एक्सेप्शन है इसमें लिखा गया नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, मतलब जो कपड़ा पहना हुआ है या पहना जा सकता है। कुकिंग वेसल्स, मतलब कुकर, थाली, गिलास, उसका बिस्तर, बेडिंग, और उसके ऐसे गहने वगैरह जो तीज त्योहार पर वो पहनती है। एक तो एक्सेप्शन ये हो गया जो पर्सनली जरूरी है, राइट टू डिसेंसी, राइट टू डिग्निटी के लिए भी और रोटी भरने के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी, आर्टिकल 21 में। दूसरा है अगर कोई आदमी बेयर फुटेड है, गरीब है, गरीब कैसे होगा, तनख्वाह उसको नहीं मिलती है, रोजी रोटी उसकी खेती पे टिकी हुई है, किसान है वो, तो किसान में अगर आप उसका पूरा खेत ले लोगे तो खेती कैसे करेगा। या मान लीजिए उसको खेत को अटैच नहीं करना, एग्जम्पशन कर दिया गया, एग्जम्प्टेड है इसमें भी, अभी डिस्कस करना आगे चल करके। तो उसका जैसे जो टूल्स ऑफ पार्टीशंस हैं, जैसे कोई मिस्त्री है, कोई लोहार है, उसका हथौड़ा है, उसकी जिस पे वो चाकू तेज करता है, धार तेज करता है, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे कोई मैकेनिक है, बिजली बनाने वाला है, तो अगर आप उसका ले लेंगे, अटैच कर लेंगे तो कैसे वो रोजी रोटी चलेगी। टूल्स ऑफ आर्टिसंस, आर्टिसन मतलब होता है जो मैकेनिक्स होते हैं, जो हाथ से काम करता है, उनके हथियार वगैरह। अगर कोई टायर बनाता है तो उसका मिस्टर रिंच वगैरह नहीं ले सकते, उससे आप अटैच कर सकते हैं। जो उसकी लाइफ और रोटी से रिलेटेड प्रावधान है उसमें आप नहीं कर सकते। तो चाहे वो पर्सनली, मैंने देखा, आप कपड़ा वगैरह नहीं कर सकते। दूसरा है जिससे वो काम करता है, कोई मजदूर, मैकेनिक, उसको नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, उसका हल बैल है, उसको नहीं आप रिकवर कर सकते हैं। और बकरी है,
और इसी तरीके से कोई भी सामान जो एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, बेसिक चीजों को आप अटैच नहीं कर सकते, नहीं अटैच हो सकता सेक्शन 60 में। तीसरा है, जैसे अब गांव में आप देखेंगे कि दो तरह के मकान होते हैं, एक मकान में रहता आदमी, दूसरा मकान वहां बनवाता है जहां वो खेती करता है, उसे कह के पाही बोलते हैं। तो जो एक कमरे का मकान है वहां ट्यूबवेल लगा हुआ है, रात में खेल की रखवाली के लिए सोता भी वहां पर है। तो ऐसे जो अकोमोडेशंस हैं जो एग्रीकल्चर कंडक्ट करने के लिए, खेती करने के लिए जो जरूरी है, जो जुड़ा हुआ है, वो भी अटैच नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। जो सटा हुआ है खेती से, सटा हुआ से मतलब ये हुआ कि पास तो होना चाहिए, साथ साथ खेती की रखवाली करने के लिए, खेती का सामान रखने के लिए वो जरूरी है। तो ऐसा कोई क्वार्टर छोटा सा बना हुआ है उसको अटैच नहीं कर सकते हैं। अब जैसे चौथा क्या दिया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आप बही खाता मेंटेन करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब हुआ जैसे मान लीजिए गया का पंडा है, हरिद्वार का पंडा है, अब वो आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं कभी या विंध्याचल में तो एक बही खाता होता, पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपके पिताजी कहाँ से आए थे, जैसे, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो जिसमें लिखा पढ़ी करते हैं उसको आप अटैच नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्पेशली कोर्ट ऑर्डर न करे। तो बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी नहीं आप अटैच कर सकते हैं। और जैसे कोई डैमेजेस का सूट है, देखिए राइट टू सू, मुकदमा दायर करने का अधिकार ट्रांसफर नहीं होता, जो नॉन ट्रांसफरेबल है, जो नॉन सेलिएबल है वो अटैच नहीं हो सकता। इस तरीके से जो, अच्छा अब पर्सनल सर्विस क्या है, पर्सनल सर्विस में जब आप 66 पढ़ेंगे बहुत इजी है। पर्सनल सर्विस का मतलब होता है जो आप दरवाजे जा करके या अपने घर में दूसरे घर में जा करके कुछ काम करते हैं, पैसा लेते हैं। पर्सनल सर्विस का मतलब होता है जैसे पूजा करना है या जा करके घर जा करके बर्तन मांजना है, रखवाली करना, जो कहते हैं पर्सनल सर्विस। जो पर्सनल सर्विस है उससे जो पैसा मिलता है उसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। इसके अलावा देखेंगे कि जो ग्रेच्युटीज हैं, स्टाइपेंड्स हैं जो सरकार से मिलता है उसको, फैमिली पेंशन है क्योंकि सही परिवार चलता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे। फैमिली पेंशन से मतलब जैसे खास वो पेंशन जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, पॉलिटिकल पेंशन है, फ्रीडम फाइटर्स पेंशन है, इन सब चीजों को आप अटैच नहीं कर सकते। अब जैसे नेक्स्ट में है कि जो लेबरर्स की तनख्वाह है जो आप देते हैं, आप नहीं कर सकते तनख्वाह कोर्ट में जमा करो तुम, क्योंकि लेबरर्स के थ्रू काम करता है वो, उसकी रोजी रोटी चलती है, इसलिए लेबरर्स की जो सैलरी है वो भी अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसकी लाइफ और सस्टेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी आइटम होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, प्रॉब्लम आती है सैलरी को लेकर के। सैलरी का भी अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि सैलरी रेगुलर सैलरी है, चाहे सरकार दे चाहे प्राइवेट बॉडी दे, कितना अटैच कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, इसी आई क्लास में दिया गया है कि सैलरी जितनी होती है उसमें से पहले 1000 निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी है 5000, ठीक है, 5000 में से 1000 पहले अलग कर दीजिए। जो तनख्वाह बचती है, जैसे बची 4000 रुपया, तो 4000 का 2/3, 4000 का 2/3 कितना हुआ, जो भी हो 3000 होगा। तो 2/3 सैलरी ही, अब मान लीजिए 4000 बचा, तो 4000 का 2/3 3000 हुआ। तो 2/3 सैलरी ही आप एक्सक्यूशन में यूज कर सकते हैं। सॉरी, जो 1000 निकाल दीजिए, 1000 के बाद 2/3 और निकाल दीजिए। सॉरी, मतलब सही कर लीजिए इसको। तो जितनी सैलरी मिलती है उसमें से 1000 पहले आप अलग कर लीजिए, 1000 के बाद 2/3 और अलग करिए। जैसे मान लीजिए 2/3 का हुआ 4000 का, 5000 में से 1000 निकाल दिया, 4000 बचा। तो 4000 का 2/3 मान लीजिए 4000 बचा, 4000 बचा 1000 निकालने के बाद। तो 4000 का 2/3 मान लीजिए 3000 बचा, तो 3000 निकाल लीजिए। इसका मतलब 1000 निकाला, 3000 निकाला, 4000 हो गया, और 5000 में से जो 1000 बचता है वही सैलरी अटैचेबल है, उसी का एक्सक्यूशन हो सकता है। लेकिन ये एक्सक्यूशन अगर ये
जो मेंटेनेंस अलाउंस अगर कोई दे रहा किसी को, उसके अलावा होती है। जैसे मान लीजिए सैलरी से कट रहा पैसा मेंटेनेंस के लिए, वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, डाइवोर्स का केस है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट निकालने के बाद तब जितना पैसा बचता, मान लीजिए 1000 बचा, 1000 में 300 वो दे रहा मेंटेनेंस, तो केवल 700 को ही रिकवरी हो सकती है। तो प्रिंसिपल्स बहुत ही लिबरल हैं। मैंने आपको बताया कि जो सैलरी होती है, एग्जाम्पल दिया 5000 में से पहले 1000 निकाल लिया, 1000 का 2/3 निकाल लिया, मतलब 3000 निकाल लिया, तो 3000 प्लस 1000 4000 निकाल लिया, तो 4000 5000 में से 1000 जो बचा, केवल वही सैलरी एक्सक्यूट हो सकती है, वही सैलरी अटैच हो सकती है, उसमें भी मेंटेनेंस का निकाल करके। अब ये अगर डिक्री मेंटेनेंस किया तब क्या होगा? मेंटेनेंस की डिक्री अगर दिया गया है और कोई रिकवरी नहीं है, तो केवल सैलरी में से 1/3 भरण पोषण के लिए अटैच हो सकती है और नहीं हो सकती है। और यही प्रिंसिपल सभी का है, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सब में यही होता है कि 1000 निकाल करके प्लस 2/3 निकाल करके, तो जो पैसा बचता है वो देते हैं और अटैच होती है वही। और इसके अलावा अगर मेंटेनेंस अलावेंस है, तो मेंटेनेंस अलावेंस केवल 1/3 1/3 सैलरी केवल अटैच हो सकती है। इसके अलावा क्या अटैच नहीं हो सकता? कंपल्सरी डिपॉजिट्स है, जैसे अब सरकार आपकी जीपीएफ काट लेती है, जरूरी है। इसके अलावा पेंशन फंड काट लेती है, वो भी जरूरी है, तो उसकी अटैचमेंट आप नहीं कर सकते। लेकिन जब तक वो डिपॉजिट में है, जैसे पैसा आपके हाथ में आता है वो पैसा आपका हो गया और वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी, इंश्योरेंस है, एलआईसी है, एलआईसी अटैच नहीं हो सकती। लेकिन जब एलआईसी का पैसा आपको मिल गया, तो आपका पैसा आपको हो गया, उसकी रिकवरी, उसका अटैचमेंट हो सकता है। और बहुत सारे इस तरह देखेंगे कि जो इमॉल्वमेंट्स हैं, जैसे डीए है या चारे है, या इंश्योरेंस पैसा कट रहा सरकार आपकी सैलरी से, तो अटैच नहीं हो सकता। लेकिन जब तक वो कट रहा है, या जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाता, जब तक कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं हो जाता, मतलब कहने के जब तक पैसा आपके हाथ में नहीं आता, तभी तक वो एग्जम्पशन है, तभी तक अटैचमेंट उसको नहीं होगा। जैसे ही पैसा आपके हाथ में आ गया, वैसे ही उसका अटैचमेंट किया जा सकता है। उसी हिसाब से हमने बताया आपको कि 1000 निकाल करके, मतलब 1000 निकाल दीजिए पहले, इसके बाद 2/3 निकाल दीजिए, जो पैसा बचता है उसी की अटैचमेंट हो सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती हो। जैसे सेक्शन 6 में आपने देखा होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मियरली एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन, इस पे सक्सेशनिज बोलते हैं इसको। सक्सेशन, कोई राइट आप तभी क्लेम करेंगे, इनहेरिटेबल राइट, जब प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाए। अगर प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आती, तो केवल प्रोबेबल इनहेरिटेंस होता है। और प्रोबेबल इनहेरिटेंस का क्योंकि कंटीजेंसी होती है कि अगर आपके हाथ में आ गया पैसा, आपके पिताजी मर गए या पिताजी ने आपको जमीन दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, तभी उसके ओनर होंगे। तो जब तक नहीं देते तब तक भले अकेले लड़के आप हैं, आपको लगेगा कि तो प्रॉपर्टी मेरे ही पास आएगा, तो उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट नहीं किया सकता। इसके अलावा है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, अटैच नहीं कर सकते। देखिए, राइट टू प्रेजेंट मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, आज जो आपकी जरूरत है वो प्रेजेंट मेंटेनेंस है। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस वो है जो आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अनसर्टेन होता है, कंटीजेंट होता है, इसलिए इसका भी अटैचमेंट नहीं हो सकता। या और कोई अगर ला है या कोई सरकार अगर कह दे नहीं है प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, तो वो भी नहीं अटैच हो सकती है। तो अटैचमेंट क्योंकि बहुत लिबरली इसका इंटरप्रिटेशन होता है और कोशिश की जाती है कि जो मनी लेंडर है, जो पैसा नहीं दे पा रहा, उससे मिनिमम रिकवरी की जाए, इसी फार्मूले के हिसाब से। इसके अलावा आप देखेंगे कि सारी प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए लैंड रेवेन्यू है, अब लैंड रेवेन्यू सरकारी पैसा होता है, इसलिए सरकारी पैसे के हिसाब सरकार कह सकती है कितना प्रॉपर्टी अटैच होगी, इतना प्रॉपर्टी नहीं होगी, स्पेशल लॉ बना करके, और उसे एग्जाम भी कर सकती है। जैसे रेवेन्यू का एरियर लेना है, तो एरियर में सबसे पहले आप देखेंगे अगर कोई डेटर होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट बैंक का सरकार का होता है, इसके बाद बैंक का होता है, तब प्राइवेट क्रेडिटर का होता है। तो सबसे पहले सरकार अपनी वसूली करती है। अगर मान लीजिए 3 लोग ये
की फेवर डिक्री होती है तो सब उसमें गवर्नमेंट भी है, बैंक है, प्राइवेट है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी रिकवरी करेगी, इसके बाद तब बैंक करेगी, तब प्राइवेट बैंक करेगा। इसी में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है। जैसे हमने कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट की प्रॉपर्टी, जैसे उसका हल है, बैल है, जिससे पानी पिलाता बैल को, उसका पगहा है, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। जो उसका मान लीजिए, अब देखिए इसमें एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा जो हैंड आर्टिसन है, जो हाथ से काम करता है, केवल वही मशीन, जैसे हल है, या गांव में आप देखेंगे कि एक जिसपे खाद ढोने वाला कहते हैं गाड़ा, अब तो नहीं होता, पहले होता था, बैलगाड़ी टाइप का होता था, उसी पे खाद ढोते थे। पाटा बोलते हैं जिससे खेत को समतल करते हैं। तो अब अगर मशीन समतल करेंगे तो सेक्शन 60 कहेगा नहीं, वो आप हाथ से तो काम नहीं कर रहे हैं, अपने लेबर से काम तो नहीं कर रहे हैं, न खुद कर रहे हैं, न आपका लेबर कर रहा है, इसलिए उसका अटैचमेंट हो सकता है। ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, क्योंकि सब मशीन्स हैं। तो एग्रीकल्चरर्स के लिए ये मशीन है, हैंड ड्रिवन मशीन नहीं है मैकेनिक्स के लिए। इसलिए जैसे पेंचकस है, मान लीजिए रिंच है, ये तो हैंड ड्रिवन है, हल चलाता है, हैंड ड्रिवन है, या कोई लोहार है, उसका जो गोला वाला भाती होता है वो हैंड ड्रिवन है। तो जो जितने मैकेनाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनको अटैच कर सकते हैं, केवल एग्जम्पशन उनका है जो बाय हैंड यूज करता है कोई आर्टिसन या एग्रीकल्चरिस्ट। क्योंकि जो परिभाषा दी गई है, आप देखिए एक्सप्रेशन 5 में परिभाषा जो दी गई, एक्सप्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजो द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स ए पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली, जो खुद खेती करता है, एंड हु डिपेंड्स फॉर हिज लाइवलीहुड मेनली ऑन द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट लैंड एंड वेदर ओनर टेनेंट, किसी कैपेसिटी में हो, लेकिन जो उसका हथियार है, जो उसका औजार है, अगर उसे खेती करता है तो उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट है। हाँ, अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर के अलावा कोई और भी है, जैसे पार्ट टाइम बिजनेस भी है, तो उसके हथियारों को आप, क्योंकि हमने कहा आपको कि बेसिक थ्रस्ट क्या, थ्रस्ट ये है कि भूखों न बनने पाए। तो अगर उसके पास कोई अल्टरनेटिव प्रोफेशन है, व्यवसाय है, तो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट को भी अटैच किया जा सकता है। अच्छा, अब इस एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि जो खेती करने के लिए एब्सोल्यूट नेसेसरी हो, जो बाय हैंड काम करता है, तो एग्रीकल्चर में और भी आता है, वो तो आता ही है, उसका कोई लेबर है या लेबर की फैमिली का मेंबर है, नौकर है, खेत में काम करने वाले, उनकी तनख्वाह वगैरह को आप अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जरूरी चीजें होती हैं जो उसकी लाइफ लाइन के लिए जरूरी होती है, जिसमें अदरवाइज अगर आप छीन लेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे सेक्शन 60 के बाद 2 प्रोविजन और दिए गए हैं, बल्कि 3 प्रोविजन और दिए गए हैं, 61, 62, अब सॉरी गिर गया हमारा ईयर जो, अब सॉरी हमारा ईयर प्लग गिर गया था, ढूंढने थोड़ा टाइम लग गया, तो इतना आप पिकअप कर लेंगे, मैं आगे ही बोल रहा हूं। तो हमने बताया आपको कि ये 60 में एक्सेप्शन तो दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ पार्शियल एग्जम्पशंस भी हैं। जैसे 61 में दिया गया है कि अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, खेत में है, तो उसे कोर्ट परमिट करती है कि जब तक परमिट कर सकती है कि जब तक ये इस फसल पूरी ना हो जाए, दूसरी फसल कट के ना जाए, तो खेत से उसे न लिया जाए, और जब वो फसल जजमेंट डेटर काट ले, ऋणी काट ले, इसके बाद तब उस खेत को या उस जो लैंड है उसे अटैचमेंट किया जा सकता है। और यही नहीं, 61 में दिया गया उतनी फसल छोड़ करके जितना कि नेक्स्ट सीजन में बोते समय जरूरी हो। तो अगर फसल की रिकवरी करनी, अटैच करनी है, तो फसल कटने के बाद तब कोर्ट उसका एक पोर्शन कर सकती है, लेकिन फसल जब है
तब कोर्ट अगले फसल के होने तक उस अटैचमेंट को पोस्टपोन कर सकती है, सेल को भी पोस्टपोन कर सकती है, उतना छोड़ करके जितना जजमेंट डेटर और उसकी फैमिली के लिए जरूरी होगा खाने पीने के लिए। अब 62 में भी यही है, जो उसके घर में जो सामान है, जो फर्नीचर है, वो सब ले सकती है। मगर एक प्रिंसिपल ये है 62 में, अगर आप याद करें सेक्शन 55 में जब मैंने एरेस्ट पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले कभी घर में आप धावा नहीं बोल सकते। ठीक यही प्रिंसिपल दिया गया सेक्शन 62 में। कोई प्रॉपर्टी अगर घर की प्रॉपर्टी है, घर में है, लेना है, तो घर के अंदर तभी घुस सकते हैं जब सनराइज हो चुका हो या सनसेट के पहले। 62 में और कुछ और नहीं दिया गया है। देखिए एक चीज इसमें और होता है अटैचमेंट में, सेक्शन 46 में प्रेसेप्ट होता है। प्रेसेप्ट कहते हैं कोर्ट के उस नोटिस को जो डिक्री पारित करता है। जब कोर्ट कोई डिक्री पारित कर देता है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में, तो अटैचमेंट के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी वही अटैच हो सकती है कोर्ट की जहां पर प्रॉपर्टी है। आपने बताया था कि ट्रांसफरी कोर्ट सेक्शन 38 में, 39 में, 42 में भी बताया था कि ट्रांसफरी कोर्ट मतलब वो कोर्ट होती है जो डिक्री को एक्सक्लूड करती है, सही क्योंकि वहीं पर प्रॉपर्टी होती है। तो सेक्शन 46 में प्रोविजन दिया गया है, उसको कहते हैं प्रेसेप्ट। प्रेसेप्ट का मतलब होता है नोटिस ऑफ द कोर्ट। किस कोर्ट को? जिसको डिक्री ट्रांसफर की जा रही है। तो जब उस कोर्ट को जिसको डिक्री ट्रांसफर की जा रही है, प्रॉपर्टी वहां पर है, उसके जुरिडिक्शन में है, तो कोर्ट एक नोटिस देता है, इसे प्रेसेप्ट कहते हैं, कि प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए जहां पर प्रॉपर्टी होती है। इसे नोटिस कहते हैं प्रेसेप्ट। इसी तरह का मिलता जुलता प्रिंसिपल है सेक्शन 63 में। सेक्शन 46 और 63 में अंतर इतना ही केवल है कि 46 में प्रेसेप्ट दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो डिक्री देती है वो देती है। प्रेसेप्ट रिलेटेड टू ट्रांसफरी कोर्ट होती है नंबर 1। 63 में वही प्रोविजन दिया गया, मगर 63 में कोर्ट केवल ट्रांसफर ही नहीं हो सकती बल्कि वो कोर्ट भी हो सकती है जो डिक्री देती है। एक अंतर तो ये है। दूसरा, जहां 46 में जो प्रेसेप्ट कोर्ट जारी करता है, अटैचमेंट के लिए दूसरे कोर्ट को नोटिस देता है, ऑर्डर करता है इस प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाए, तो केवल उसी की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है जिसके बारे में प्रेसेप्ट होता है। लेकिन 63 उस सिचुएशन को देख रहा है जहां पर कई प्रेसेप्ट जारी किए गए हैं। जैसे मान लीजिए एक कोर्ट इलाहाबाद से, एक कोर्ट बनारस से, एक कोर्ट भदोही से, 3 कोर्ट ने जारी किया प्रेसेप्ट एक ही प्रॉपर्टी को लेकर के। तो जो प्रेसेप्ट 3 कोर्ट ने जारी कर दिया या 3 कोर्ट ने खुद डिक्री दे दी कि प्रॉपर्टी अटैच कर लें, तो प्रॉब्लम आती है। तो क्या होगा उसका? तो ऐसे केसेस में जो हायर भी, जैसे मान लीजिए मुंसिफ ने जारी किया अटैच करने के लिए, फिर एक कोर्ट के दूसरे कोर्ट ने जारी किया, सेशन ये जो हायर कोर्ट ने सिविल जज जारी किया, तीसरे में डिस्ट्रिक्ट जज जारी कर दिया। तो जो हाईएस्ट कोर्ट की डिक्री होती है वो चाहे जिस जुरिस्डिक्शन में हो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, और जो कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट डिक्री पारित करता है वही डिक्री का अमाउंट होता है, और उन सब में डिक्री बांट दी जाती है। जो डिक्री का अमाउंट होता है, जितने क्रेडिटर्स होते हैं, ये जो डिक्री होल्डर्स होते हैं, सब में प्रॉपर्टी बांट दी जाती है। इसे कहते हैं रेटिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना जिसका पैसा बकाया होता है कोर्ट डिसाइड करती है। जो प्रॉपर्टी सेल होती है उस सेल को देख करके कितना अमाउंट किसको देना है, प्रॉपर्टी को दे देती है। ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 में 63 से लिंक करिए तो 73 में प्रोविजन है कि अगर प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी कई डिक्री होल्डर्स के लिए अटैच्ड है, तो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उन सब में बराबर नहीं, बल्कि जितना जिसका बकाया होता है कोर्ट उसको डिसाइड करती है और रेटिएबली बांट देती है। जैसे मान लीजिए कि 4,000 रुपये या 5,000 रुपया है किसी डेटर का, दूसरे का 3,000 है, तीसरे का 3,000 है, प्रॉपर्टी एक ही अटैच हो गई है। तो ऐसे केसेस में जितनी प्रॉपर्टी की रिकवरी होती है प्रॉपर्टी 3,000 रुपए की, तो 3,000 में क्या करे कोर्ट,
जिसका ज्यादा होगा उसे 2000 दे देगी, जिसका कम होगा उसे 1-1000 दे देगी, या जिसका जितना डेट बकाया होगा उस हिसाब से वो बांट देती है। और ये 64 का जो प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि अगर अटैच्ड प्रॉपर्टी है तो अटैचमेंट के ड्यूरेशन में आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, न तो मॉर्गेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का अलियनेशन नहीं हो सकता, किसी तरीके से प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर लिस्ट पेंडेंस सेक्शन 52A TPA में, तो लिस्ट पेंडेंस में क्या होता है, मुकदमे के दौरान कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन है, तो यहाँ 64 में कर ही नहीं सकते। 52A में अगर मुकदमा चल रहा है लेकिन अटैचमेंट नहीं हुआ, पहले की स्टेज है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी वो सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द डिक्री होगी। तो यहाँ पर जो 64 का प्रिंसिपल है ये थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी सेल परचेज नहीं कर सकते अगर जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है, ऐसा किसी तरह का सेल जो है वायड होगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे वो रिमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को बेचा गया है अटैचमेंट टाइम में, अगर वो प्रॉपर्टी की डील, जैसे मान लो एग्रीमेंट टू सेल है या सेल है, रजिस्ट्रेशन है, पहले ही हो चुका है, अटैचमेंट के पहले ही हो चुका है, तो अटैचमेंट का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। तो सेक्शन 60 में क्या है कि प्रॉपर्टी कौन सी अटैच हो सकती है और कौन सी अटैच नहीं हो सकती है, कब नहीं अटैच हो सकती। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है, इसकी परिभाषा क्या है। एग्रीकल्चरिस्ट वही होता है जो अपने हाथ से, अपने लेबर से, अपने स्किल से खेती करता है। आर्टिसन कौन होता है, जो मैकेनिक होता है, जो अपने हथियारों को खुद हाथ से चलाता है। मशीन ड्रिवन जितने आइटम्स हैं वो अटैच हो सकते हैं, तो ट्रैक्टर अटैच हो सकता है, थ्रेशर अटैच हो सकता है, बड़ा ट्यूबवेल अटैच हो सकता है, लेकिन अगर छोटा ट्यूबवेल अटैच नहीं हो सकता। उसका लेबर की सैलरी है, स्टाफ की सैलरी है जो उसके खेती से जुड़े हुए हैं, वो सब अटैच नहीं हो सकते। तो इस तरीके से उसके पर्सनल गहने जो धार्मिक त्योहारों में यूज किए जाते हैं, उसकी बिंदी है, ऐसा मंगलसूत्र जो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, उसका सूत्र कहलाता है, नाम ही उसका पड़ता मंगलसूत्र। और 61 में दिया गया है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर खेत में है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कोर्ट नहीं करेगी जब तक वो खेत से कट नहीं जाता। कटने के बाद जो ग्रेन होगा उतना करेगी, निकालने के बाद, देखने के बाद कि एग्रीकल्चरिस्ट है, जो मनी जो जजमेंट डेटर है, उसका परिवार क्या खाएगा, कैसे रहेगा, उतना निकालने के बाद उसका ध्यान रखा जाता हमेशा। 62 में कहा गया है कि अगर अंदर की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है तो गेट के अंदर तभी घुसेंगे जब सूरज न डूबा हो, या सूरज निकल आया उसके बाद ही बीच में आप नहीं घुस सकते। और घुसने के लिए तरीका वही है कि खिड़की दरवाजा आप तोड़ सकते हैं, कमरे की तलाशी ले सकते हैं सामान ढूंढने के लिए। जहां अटैचमेंट सेक्शन 55 में पर्सन के लिए था, वहां ये अरेस्ट करने के लिए था, वहीं ये रिलेटेड 62 का रिलेटिंग टू अटैचमेंट है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। और 64 में कहा गया है कि 63 में कहा गया है कि अगर एक प्रॉपर्टी है और कई उसके लेनदार हैं, मतलब कर्जदार कई लोगों का है, प्रॉपर्टी एक ही है, तो डिफरेंट कोर्ट, चाहे एक ही जुरिडिक्शन में, जैसे मान लीजिए एक ही कोर्ट में तीन आ गए मनी लेंडर्स, तो एक मुंसिफ कोर्ट में चला गया, एक सिविल कोर्ट में चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, क्योंकि 3 लोग हैं, किसी को पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। ऐसे में जो डिक्री होती है, जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, हाईएस्ट डेट का जो कोर्ट होता है, उसी की डिक्री फाइनल होती है। और जो डिक्री देता है वो बाकी जो नीचे कोर्ट डिक्री होती है उससे कोई फिर खत्म कर देते हैं, नलीफाई हो जाता है। और हाईएस्ट कोर्ट की डिक्री का जो अमाउंट होता है सब में रेटिएबली मतलब प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ये जो अटैचमेंट के टाइम में आप डिक्री को, आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, कुछ भी जो टीपीए में प्रोविजन दिए गए हैं उनमें ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो
अटैचमेंट के पहले ट्रांसफर हो चुके हैं या अटैचमेंट के पहले जो रेस्ट्रिक्शन हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, तो वहां पर कोर्ट वो प्रॉपर्टी वैलिड मानी जाएगी, उनका ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं, रूल्स में दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूल जो अटैचमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, रूल 41 से 56 में है। ये डिटेल रूल्स होते हैं जो अटैचमेंट से, जैसे मान लीजिए रूल 41 है, रूल 41 में लिखा गया है कि जब प्रॉपर्टी को अटैच करना होता है तो सबसे पहले जो जजमेंट डेटर है उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, कोर्ट के सामने से प्रेजेंट होना पड़ता है और कोर्ट से पूछती है कि आप पैसा कैसे जमा करेंगे। 1 महीने के भीतर उसे बताना पड़ता है और अगर सारी डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है प्रॉपर्टी का, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितनी है, कितना मेरा उधार था, कितना मेरा इंटरेस्ट था, कितना मैंने पे कर दिया है, कितना मुझे पे करना हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, जो तो जनरल प्रोविजंस है अटैचमेंट प्रॉपर्टी को। अगर वो नहीं प्रेजेंट होता तो उसे कोर्ट 3 महीने तक के लिए जेल भेज सकती है। तो सेक्शन 41 में 2 प्रोविजन, पहला होती है 1 महीने के भीतर उसे प्रेजेंट होना पड़ता है, दूसरा अगर 1 महीने में वो जमा नहीं कर पाता पैसा या एक्सपेंशन कुछ नहीं देता है तो कोर्ट उसे 3 महीने तक के लिए मैक्सिमम जेल भेज सकती है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि रूल 42 में मिसने प्रॉफिट की अंतकालीन बात के बारे में। जब अंतकालीन बात का सवाल, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है जो कब्जे में ली गई लीगली, उसका जो अंतकालीन बात का पैसा मिलना है तो पता तो होता नहीं कितना पैसा मिलना है, तो प्रॉपर्टी कोर्ट जितना टेंटेटिव लगता है कि इतना इसका पैसा बकाया होगा, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को जो पोजीशन प्रॉपर्टी का देती है कोर्ट राइट पार्टी को, उससे प्रॉपर्टी को उतना अटैच कर लेती है। ये प्रोविजन लंबा है थोड़ा सा, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे और तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। हालांकि उतना हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपको जानना चाहिए जो प्रोविजन आपका, ये सारे प्रोविजन, क्योंकि देखिए ऑर्डर 21 रूल 21 ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो एक्सक्लूशन हो, चाहे सेल हो। तो कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सक्लूशन, अटैचमेंट एंड सेल, कोशिश करेंगे दोनों को साथ हम समेटते हैं। ओके, थैंक यू।